रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो आप बोलोगे देखो जी, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? चलो जी, गलत बात, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। भाई ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन ही तो होगा, मानते नहीं मानते? तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन तो उसके बाद जो इफेक्ट होता है या उस दौरान जो इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या होता है? तो आप बोलोगे मान लो ऊपर है एयर और नीचे है वाटर, ये पूरा वाटर ही है, ठीक है ना? अगर मैं तुमसे कहूं कोई लाइट एयर से आई और वाटर में गई, तो लाइट, और आप जानते हो लाइट रे मतलब सॉरी पार्टिकल भी होती है और वेव भी होती है। आप सुनना, वेव होती है तो वेव लेंथ भी होती है, और अगर वेव लेंथ होती है, सुनना, तो फ्रीक्वेंसी भी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी भी होती है, क्योंकि E बराबर होता है एच न्यू और E बराबर होता है एच सी बाई लैम्डा। वेव में पढ़ा चुका ऑलरेडी मैं, तुम्हें बात तो पता ही है ना, अभी यही तो चल रही थी हाल फिलहाल में बात। चलो जी, जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर स्पीड डिक्रीज हुई है, हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है वेलोसिटी, ये स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक वेव के लिए डिस्टेंस क्या होता है? आपने बोला उसकी वेव लेंथ होता है। वेव लेंथ का मतलब लैम्डा होता है, टाइम का मतलब टाइम पीरियड होता है। अगर उसकी स्पीड कम हुई है तो पक्का क्या कम हुआ होगा? लैम्डा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। आगे चल के तुम्हें धीरे धीरे और पता चलेगा, ठीक है? ये ऑलरेडी बता चुका है ये बातें तुम्हें, पर तुम ध्यान नहीं देते। V बराबर हो गया लैम्डा बाई टी। अब आप बोलोगे चलो ठीक है, जब V बराबर हो गया लैम्डा बाई टी, वेलोसिटी डिक्रीज मतलब लैम्डा डिक्रीज हुआ और वेवलेंथ कम हुई होगी, तो आप बोलोगे जब भी किसी रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड। इसी बेंडिंग वाले प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो एक मीडियम से लाइट का दूसरे मीडियम में आना और बेंड हो जाना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। समझ में आया? तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। पक्की बात है ना? चलो ठीक है। आप बोलोगे अगर वाटर की जगह मैं ग्लास रख लेता, आप ये बताओ वाटर ज्यादा डेंसर है, ग्लास ज्यादा डेंसर है? ग्लास, क्योंकि वाटर में उंगली चली जाएगी ऐसे, ग्लास में उंगली ऐसे जाने वाली है, सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल पास पास है, डेंसर है। तो अगर आप वाटर की जगह ग्लास रखोगे तो और ज्यादा बेंड होएगी, क्योंकि ये ज्यादा डेंसर है, ठीक है ना? इसमें स्पीड और कम हो जाएगी। तो आप ये बोलोगे जितना जितना डेंसर मीडियम आता रहेगा उतनी लाइट बेंड ज्यादा होती रहेगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास का हुआ ज्यादा। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो इसकी बेंडिंग पावर भी ज्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आपने बोला बेंडिंग पावर ऑफ अ मीडियम। समझ में आ गई बात तुमको? क्लियर है? अच्छा, तो रिफ्रैक्शन क्या है जी? जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। अब एक और सवाल उठता है, किधर को बेंड होती है? आपने बोला पहली बात, सारे बेंड होना मतलब एंगल चेंज करना। भाई देखो, आनी चाहिए थी ऐसे 1 डैश, लेकिन गई कहां? यहां। तो आप बोलोगे अगर ऐसे जाती तो जितने एंगल से आई वो वर्टिकल अपोजिट एंगल उतने भी गई, लेकिन एंगल में क्या हुआ? चेंज हुआ। तो बेंड का मतलब जितने एंगल से आ रही थी उतने से गई नहीं है, तो एंगल क्या हुआ? चेंज हुआ। हाँ, मान लो ये एयर है, फिर पहले वाटर है, वाटर ने करा इतना बेंड, ये वाटर का सुन लेना बहुत अच्छे से, और मान लो ग्लास आया तो ग्लास ने करा इतना बेंड, सुनना, ये तो एयर टू एयर जा रही थी। अगर सोचो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन मीडियम के आने की वजह से गई ऐसे, तो ये इतनी बेंड हुई ना, मान लो 5 डिग्री। फिर देखा ग्लास वाले में इतनी बेंड हो गई, कितनी? 10 डिग्री। तो भाई
वाटर कितने डिग्री बेंड करता है? 5, एग्जांपल दे रहा हूं उसमें। ग्लास कितने डिग्री करता है? 10। तो बेंडिंग पावर किसकी ज्यादा? ग्लास की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज्यादा? ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है जो ये बताता है कि मैं कितना बेंड कर सकता हूं, मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है बेंड करने की। समझ में आ गया? तो रिफ्रैक्शन इज कुछ नहीं, जस्ट अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रांसमिट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वन मीडियम टू वन नहीं, वन मीडियम टू अनदर, दूसरे में जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए? क्योंकि भाई साहब उसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना और उसी में घूम रही है, तो कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो मीडियम की पावर बदलेगी। कौन सी पावर? बेंडिंग पावर। वो उसकी वेवलेंथ बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा और उसे बेंड कर देगा। क्या कर देगा? बेंड कर देगा। तुमको समझ में आया रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन जस्ट बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। कब? जब लाइट ट्रांसमिट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब एक और सवाल जी, ये इधर को बेंड हो रही है, इधर को बेंड होने का मतलब है टूवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया नहीं आया? तो जब रेयर से किस में गई? डेंसर में, तो किधर हो जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल, रेयर टू डेंसर। पक्का? अगर कोई डेंसर में ऑलरेडी थी, कोई डेंसर में घूम रही है, ये नॉर्मल, एंगल ऑलवेज मेयर फ्रॉम नॉर्मल। जानी चाहिए थी ऐसे। अगर ये ना आता, मैं कहूं ऊपर है ग्लास, नीचे है एयर, ग्लास में बड़ा दबा दबा महसूस कर रही थी, एकदम से एयर में खुल के सांस लेगी। वैसे ही बता रहा तुम्हें बात तुम्हें, ठीक है ना। अब सोचो, जानी चाहिए थी ऐसे और चली गई ऐसे, या कह दूं ये एंगल होना चाहिए था इतना, अगर ये एयर ना आती ग्लास ही रह जाता, लेकिन ये क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप बोलोगे जब डेंसर से रेयर में आएगी तो कहां हो जाएगी? रे बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ गई बात तुमको? पक्का? रेयर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। 10th क्लास की बात है ये भी, कोई दिक्कत? चलो फिर तुमसे पूछता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सीधी सी भाषा में, अभी बहुत सारी बात आएंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, लेकिन आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है, वो प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, जिसकी वजह से वो क्या करता है? लाइट को बेंड करता है, रे को बेंड करता है। अब दो सवाल उठते हैं। बेंड करना दो तरह का होता है, नॉर्मल की तरफ का, नॉर्मल से अवे, जी डिपेंड करता है। अगर रेयर से गई डेंसर में तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर गई डेंसर से रेयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? तो फिर तुमसे पूछता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रांसमिट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। पक्का? और दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने चाहिए? अलग अलग, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, उसकी बेंडिंग पावर उतनी ज्यादा, वो उतना ही लाइट को बेंड करेगा। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो जी, इसमें लिखा हुआ है नोट में नंबर 1, जब रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। सही बात है, रेयर डेंसर नॉर्मल। तो इसका मतलब सोच के बताना, नॉर्मल, ये एक रे आई ऐसे और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, ये एंगल कितना हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कह दूं कि R इज लेस देन I, कब? रेयर टू डेंसर। समझ में आ गया? क्योंकि बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुई। अगर मैं तुमसे कहूं ऊपर है डेंसर, तो ये आ रही थी ऐसे, ठीक है। अब ये रेयर, अब अवे जाएगी ना, तो ये इंसिडेंस एंगल हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, तो R इज ग्रेटर देन I। समझ में आया? क्लियर है? तो अगर तुम्हारे सामने सिर्फ इतना डेटा आ जाए कि R जो है वो I से छोटा है या R जो है वो I से बड़ा है, तो आप बता सकते हो कौन से मीडियम से कौन से में आ रही है। जी अगर R खुला खुला महसूस कर रहा है, खूब फैल रहा है, तो आप बोलोगे इसका मतलब डेंसर से रेयर में आ गया। अगर R थोड़ा छोटा हो गया, दबा दबा महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब रेयर से डेंसर में आ गया। क्लियर है? ये नोट में पहली बात थी, सॉरी नोट की 2 बात थी, पहली और दूसरी बात मैंने क्लियर कर दी। आ जाओ जरा आगे, तीसरी बात कहता है नोट में कहता है अगर कोई भी, सुनो रे, कोई भी लाइट, ये आपका मीडियम का फेस हो गया, नीचे आपका डेंसर, ऊपर है आपका रेयर, या ऊपर है आपका डेंसर, नीचे रेयर, कुछ ही मान लो, इसमें सेम। अगर कोई रे ऐसे आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी आएगी और वापस सीधी ही ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं तुमसे पूछूं कि लाइट बैंड वगैरह कब होती है? जब किसी एंगल पे आए। ये तो किसी एंगल पे ही नहीं आई, आपने बोला 90 पे तो आ रही है, एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्मल, और वो तो नॉर्मल पे तो कितने पे? 0 डिग्री पे, क्या बैंड होगी? समझे कि नहीं समझे? तो रिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ कब होता है? जब साइड से हो। ये सरफेस हो साइड से, ऐसे नहीं, ऐसे सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल पे ही आ गई।
जब कोई नॉर्मल पे आगे वो टुवर्ड जाए, अवे जाए, कहां जाए, ठीक है ना। तो आप बोलोगे नॉर्मल से हटके कोई रे आएगी, उसके लिए रिफ्रैक्शन होगा, इसके लिए कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ क्या होगा, ट्रांसमिशन, सिर्फ क्या होगा, ट्रांसमिट तो हो जाएगी जी, लेकिन जो बेंडिंग वाला प्रोसेस है वो नहीं होगा, क्योंकि बेंड होने का मतलब होता है एंगल पर होना, पहले किसी पे और बाद में चेंज होना। ये तो ना पहले एंगल ना बाद में एंगल। समझ में आ गई बात तुमको। नोट में 3 बात लिखी हुई है। फोर्थ बात मैंने क्या लिखी है, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। कोज, रिफ्रैक्शन का कोज क्या है। आप बोलोगे जी देखो कोज की बात ऐसी जो तुम्हें शुरू में बताया था ना मैंने, कि लाइट होती है पार्टिकल और वेव दोनों, वेव है तो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी जाएगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी, भाई वेव तो है ना, वेव किसी वेलोसिटी जाएगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो हमें फ्री में मिल जाती हैं, वो कभी नहीं बदलती, जैसे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, सेम, लेकिन चेंज होती है वेवलेंथ। क्या होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। कब होती है, जब एक मीडियम से दूसरे, आ जाओ जरा थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। बहुत खुले में घूम रही थी, एकदम से पापा दिख गए, अरे मतलब ये डांसर आ गया, समझ में आ गया। पापा को देख के चाल बदल जाती है आदमी तो सेम कहानी इसके साथ है, ठीक है ना। ये बड़ा खुले में चल रहा था, यहाँ बहुत चौड़े में थी वेव ये, और यहाँ थी ऐसे, समझिए ना, वेवलेंथ कम, लेकिन सुनो फ्रीक्वेंसी कम नहीं है। फ्रीक्वेंसी कम ना होने का मतलब एक साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट होती करी तो उतने नहीं, लेकिन वेवलेंथ कम हो गई। समझ में आ गई बात तुमको, क्लियर है बात। चलो जी बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछूं व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आप बोलोगे क्योंकि मीडियम टू मीडियम लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है, एक कारण। लेकिन सुनो फिलहाल हम कौन सी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, रे। तो रे में वेव का जिक्र करना बड़ी गंदी बात है। हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है वेवलेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, है ना। वेवलेंथ नहीं, हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, वेवलेंथ भी कहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, होती है तो कौन, उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी, ठीक है। आप ये बताओ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो अगर वेवलेंथ घटी तो वेलोसिटी भी घटी, और तुमको दिखाया ना कि वेवलेंथ घटी है तो वेलोसिटी भी घटेगी। समझ में आ गया। तो मैं तुमसे पूछता हूं, एक लाइट की रे जा रही है पहले पानी से, वो सॉरी एयर से, उसके बाद आई पानी में, तो बताओ किस में वेलोसिटी ज्यादा, ऊपर वाले एयर में, वेलोसिटी में कम। किस में वेवलेंथ ज्यादा, एयर वाले में। खुला सा महसूस तो एयर में ही करेगी ना, ठीक है, जैसे तुम्हारा दिमाग कहे वैसे समझ लो, ठीक है, क्लियर है बात। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आप बोलो क्योंकि मीडियम टू मीडियम वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, या वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, और सोर्स तो वहां रखी हुई है भाई, जहां से लाइट आ रही है उस पर क्या फर्क पड़ रहा, मानते नहीं मानते, क्लियर है बात, पक्का। चलो जी उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है क्या, नोट में 5वीं बात कहां से, अच्छा 5वीं बात यही जो मैंने बोली अभी भी, ठीक है। उसके बाद 6ठी बात कहती है मीडियम चेंज होने पर स्पीड ऑफ लाइट चेंज। देखो लिखा हुआ इसमें 6 पॉइंट जो है मीडियम, नोट के पॉइंट है, मीडियम चेंज होने पर स्पीड ऑफ लाइट चेंज, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ भी चेंज, ठीक है। 6 पॉइंट। 7th क्या है, एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। एग्जांपल क्या है, तुमने कभी ग्लास में चम्मच डाली हुई, कांच के ग्लास में, ठीक है, तो तुमको कुछ अलग सा दिखता है, वो थोड़ी उभरी उभरी ऊपर ऊपर से दिखती है, जैसे इतनी बड़ी कैसे होगी चम्मच, है ना। पेंसिल डाली उसमें ग्लास में, तो आपने कहा ऊपर पानी भरा हुआ बसरते, ठीक है ना, तो आप बोलोगे उसके साइज में कुछ ना कुछ चेंज आता है, थोड़ी बैंड सी हो जाती है ऊपर को, वही रिफ्रैक्शन है। समझ में आ गया। देखो जी सुनो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन जो होता है उसका कुछ लॉज है। पहली बात, इसने लॉ बोला तो सीधी सी बात है, जो है वो है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तुम सवाल उठा नहीं सकते, करके देख लेना, यही होएगा, ठीक है ना। 1000 बार करना तब भी वही होगा, 1,00,000 बार करोगे तब भी वही होएगा, कोई थियरी तो है नहीं, वेरी कर जाएगी, बिल्कुल वेरी नहीं करेगी, यही है तो यही है। चलो जी मान लो ये एक आपका रिफ्रैक्टिंग फेस हो गया। रिफ्रैक्टिंग फेस मतलब लाइट दूसरी तरफ जा सकती है, ऐसा नहीं इधर कोटिंग मिरर है, नहीं, रिफ्रैक्टिंग फेस है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग फेस होगा। ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। मीडियम नंबर 1 ज़्यादातर मैं रेयर को ही कहूँगा, ठीक है ना, और मीडियम नंबर 2 डेंसर को ही कहूँगा। इसे मैं बोलता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। समझते हो ना कितनी बात। तो चलो खैर, उसके बाद ये हो गया आपका नॉर्मल जी, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है, देखो जी, मान लो मैं इसको ग्लास ले लूँ, मेरी बात अच्छे सुनना,
और मैं इसको एयर ले लूं, ठीक है। अगर मैं इसको एयर और इसको ग्लास ही रखूं, मैंने एक रे इंसिडेंट कराई यहां, करा दी, ठीक है। कितने डिग्री पे? मैंने बोला जी ये मैंने कराई 35 डिग्री पे। अब ये बैंड होगी, आपने कहा जानी चाहिए थी ऐसे, पर मजे की बात देखो, जाएगी थोड़ी सी बैंड होके। आपने कहा ठीक है। मैंने पूछा कितनी डिग्री बैंड हुई? आपने बोला जी देखो 5 डिग्री बैंड हुई है, 5 डिग्री पक्का। अगर मैं कोई दूसरी रे इंसिडेंट कराऊं 60 डिग्री पे, अब मैं तुमसे पूछता हूं बताओ इसमें जाएगी तो कितनी डिग्री बैंड होगी? 35 वाली 5 हुई थी तो 60 वाली कितनी होगी? नहीं, इसकी एबिलिटी 5 डिग्री बैंड करने की है। नहीं समझे? अब भैया ग्लास तो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होने का मतलब है तूने 7 किस हिसाब से कहा भाई? वही तो क्या पेल रहा वही तो क्या पेल रहा नहीं 7 होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे जी देखो जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब पावर ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग की एबिलिटी, ठीक है ना, तो इसकी बेंडिंग पावर तो फिक्स हो चुकी 5 डिग्री, तो 60 वाले डिग्री को कहां कितने भेजेगा? आपने बोला 55 डिग्री पे। समझ में आई बात तुमको? तो उसकी एबिलिटी तो 5 डिग्री की है ना, समझे? वो तो फिर तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फिर तो ट्रांसमिट हो जाए, सीधी ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है ना, चाहे कोई सा मीडियम आ जाए फिर तो आप बोलोगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अब 70 डिग्री से भेज रहे हो तो अब कितने जाएगी? 65 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत तो ना? तो इसकी बेंडिंग एबिलिटी, बेंडिंग पावर कितनी है? 5 डिग्री फिक्स है। आप ऊपर से कितना भी एंगल लाओ, तो तुमसे कह दूं कि आई के लिए आर फिक्स है, मानते नहीं मानते? 60 से अलावा 55 फिक्स हो रखा, उसकी बेंडिंग पावर ही 5 है, तो कह दो कि इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा? फिक्स, और फिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट। एंगल कभी अकेला चलता नहीं है, एंगल लेके चलता है अपने साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कोस, टेन, ये 3 होते हैं, होते तो 3 हो रहे हैं लेकिन फिर भी बेसिक यही है। साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एंगल के साथ बढ़ता है, और कोस ऐसा है जो एंगल के साथ घटता है। तो सबसे पहले साइन ही है, तो हमने बोला चलो ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, आई अपॉन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से कह दो, मान लो आई बहुत छोटा, तो आई मतलब साइन आई के बराबर होगा, कोई जरूरत नहीं, सीधी सी बात, साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर बराबर भी क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है, सीधी सी बात है, क्लियर है? चलो मुझे एक बात और बताओ, जब आई का आर फिक्स है, हर आई का आर तो फिक्स है भाई, 5 डिग्री एबिलिटी है, 70 से आएगी 65 से आएगी, ये तो होगा, तो कह दूं तो इस हिसाब से तो कोस आई अपॉन कोस आर भी फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने क्या लिया? साइन, ठीक है ना। तो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को बोला कि यही इसकी पावर है जो भी है बेंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोबारा सुनो, दूसरा मीडियम लेते हैं, ये एक रे आती है, इसको इसने इतना बेंड कर दिया 20 डिग्री, कितना बेंड किया? 20 डिग्री। अब भाई तुम कितने से भी इंसिडेंट करो तो 20 डिग्री बेंड करेगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स है, हाँ है ना, इसकी बेंडिंग पावर तो, इस मीडियम की बेंडिंग पावर तो फिक्स हो चुकी है, तो आप बोलोगे इसका मतलब आई और आर का रेशो भी क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है। तो साइन आई और साइन आर का रेशो भी क्या हो चुका? फिक्स हो चुका है। वही क्या होगा? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही क्या, उसकी बेंडिंग पावर, बेंडिंग एबिलिटी, हाँ है ना। तो आज से तुम्हारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? आपने बोला बेंड किसने करी? 1 ने, 2 ने, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, इसको बोलने का तरीका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। समझ में आई बात नहीं आई? तो आपने बोला इसका तो फिक्स हो चुका उसके रेस्पेक्ट में, हाँ है ना। तो आपने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? 2 का, किसके रेस्पेक्ट में? 1 में, इसे बोलते हैं 1 म्यू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज ऑलवेज, तो 1 म्यू 2 बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? पक्का? मैंने बोला कोई रे 60 डिग्री से आती है, 60 से आती है, ठीक है, साइन 60, और बैंड होके
या 30 डिग्री बेंड हो जाती है, तो बचा कितना 30। नहीं समझे, 30 डिग्री मान लो बेंड हुआ, 60 डिग्री से आया, तो ये कितना बचा एंगल आर, 30 बचा ना, तो ये हो जाएगा साइन 30। और साइन 60 कितना होता है भाई, √3/2, और ये कितना होता है 1/2। आप बोलोगे ये हुआ यहाँ समझे, 2 से गया 2 और ये हो गया √3, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया मीडियम का, √3। समझ में आ गई बात तुमको, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, पक्का क्लियर है। तो इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर ही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि दो कॉम्बिनेशन के लिए फिक्स है। आपने कहा ऐसे कैसे, मान लो एक बार एयर टू ग्लास, एक बार एयर टू वाटर, क्या ग्लास अलग बेंड करेगा, वाटर अलग बेंड करेगा, बिल्कुल अलग अलग करेगा, क्योंकि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, दोनों की बेंडिंग पावर अलग अलग। क्या फिक्स है इसकी, इन दोनों की, आप बिल्कुल फिक्स है। क्या इसकी फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। तो हर एक के लिए साइन आई अपॉन साइन आर फिक्स है, फिक्स मतलब कांस्टेंट है। तो अलग अलग मीडियम के लिए ये रेशो अलग अलग होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बदला। एयर ग्लास के लिए अलग होगा, एयर वाटर के लिए अलग होगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, क्योंकि ग्लास की बेंडिंग पावर कुछ और इसकी बेंडिंग पावर कुछ और। समझ में आया। आपने कहा ऐसे कैसे, मैं कहता हूं मैंने इसमें 60 से इंसिडेंट किया और मैं 30 बेंड करवाता हूं, मैंने कहा मैं भी इसमें 60 पे करता हूं, मैं भी 30 करना। तुम इंसिडेंट कर सकते हो, बेंड अपनी हैसियत के हिसाब से ये खुद करेगा। तो आर कौन डिसाइड करता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन डिसाइड करता है कि ये है कौन, आई डिसाइड करेंगे हम, आर डिसाइड करेगा ये। समझ में आया ना। तो इसलिए इसको भी तो ये खुद ही डिसाइड करेगा ना, नहीं समझे भाई, आई तो मेरे हाथ में है। मैंने कहा देख भाई 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा हूं, 4 आदमी को और दिखाया, मैं कहा देखो जी 60 पे कर रहा हूं जी, कर रहे हो बिल्कुल बढ़िया बात है। मैंने कहा देख भाई इसने जो बेंड किया वो किया 20 डिग्री, कितने डिग्री 20, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ 40, तो यहां रेशो कितना होगा साइन 60 अपॉन, नहीं थोड़ा अच्छा लेता हूं 15 डिग्री 45। ठीक है भाई, तो क्लियर है। मैंने कहा इसने, कह रहा जी इसने तो वही बहुत बेंड कर दिया, 30 डिग्री बेंड किया, तो कितना बचा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30। तो यहाँ साइन आई तो फिक्स था, पर साइन आर जो हुआ 30, तो समझ में आया, वहां अलग रेशो, यहाँ अलग रेशो। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए रेशो भी अलग अलग। तो आप बोलोगे अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग, बेंडिंग पावर भी अलग अलग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू म्यू। समझ में आया, कोई दिक्कत। और म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर मैं तुमसे कहूं कहीं मैंने लिखा 3 म्यू 4, इसका मतलब क्या है बोल के बताना जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 3। अगर मैं कहीं लिखूं x म्यू वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कहीं लिखा w म्यू g, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मैं तुमसे कहूं ऐसे की जगह से रेशियो वाले उसमें रखो, अपॉन वाले में, आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, और इसे बोलता हूं मैं w म्यू g। मैंने कहा चला ऐसे लिख के दिखाना, a म्यू w, बोल के दिखाओ इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ w मतलब वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया, लिखना भी आ गया तुमको ऐसे, क्लियर। चलो जी, तो इसका मतलब ये हुआ साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1। कोई दिक्कत वाली बात है, पक्का काम आएंगी आगे बात सारी। जब तुम क्या करोगे, लेंस मेकर फॉर्मूला करोगे या और उससे पहले करोगे, तो चीजें काम आने वाली हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या कहता है, देखो जी, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ऐसे ही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आई आर और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन में रहते हैं। नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़ लेना ये बात तुम। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेशियो, जो अभी बताया था मैंने, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वही होगा म्यू, या 1 म्यू 2 या 2 सॉरी म्यू 2 बाई म्यू 1 बताया था अभी। कोई दिक्कत वाली बात। चलो जी ठीक है, सेकंड लॉ हो गया। उसके बाद कुछ बात, हाँ जी तो मैं एक बात आऊं, अगर आई
ग्रेटर देन, अगर मैं तुमसे कहूं कि कहीं लिखा है I ग्रेटर देन R, तो इसका ये बताओ तुम मुझे, क्या रिफ्रैक्शन हुआ है? दोबारा देखो, कहीं लिखा है I इक्वल टू R, तो बताना रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है? रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लो था ना। लेकिन कहीं है I ग्रेटर देन R, इसमें इसका मतलब रिफ्लेक्शन हुआ या रिफ्रैक्शन? और कहीं लिखा है I लेस देन R, अब बताना अब क्या है? अब भी रिफ्रैक्शन है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में I और R के बराबर होते नहीं, क्योंकि लाइट क्या होती है? बैंड होती है, और अगर बैंड होती है तो R क्या होता है? हमेशा चेंज होता है। ठीक है, जरा बताना ये रेयर टू डेंसर है, डेंसर टू रेयर है? सोच के बोलना। हाँ, क्योंकि R कम हो गया I से, तो ये रेयर टू डेंसर है। और ये कौन सा है? क्योंकि I छोटा है, R बड़ा हो गया, R फैल गया। समझे नहीं समझे? तो ये डेंसर टू रेयर है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो एक चीज और बता दूं तुमको मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, म्यू इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कैसे, ये बताओ तुम मुझे। ऊपर वाले मीडियम, मतलब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होती है लाइट की? आपने बोला बिल्कुल होती है, वेवलेंथ भी होती है, वेलोसिटी भी होती है। मान लो नॉर्मल हुआ, इसमें मान लो लाइट एयर में थी, एयर या वैक्यूम कह लो, एक ही बात है। इसमें इसकी स्पीड हुआ करती है c, कितनी होती है? c। ये नीचे आ गया पानी, वाटर, ये थोड़ा सा बैंड हुआ, और इसमें इसकी स्पीड हो गई v, और हम ये जानते हैं v इज लेस देन c, ये बात तो लाजमी है भाई, c से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने बोला अगर ये ग्लास आता, मान लो 3 × 10 की पावर 8 है, या जो भी है, मान लो मैं 10 कह देता हूं, अच्छा रहेगा, और यहां वाटर में आके इसकी स्पीड होगी 9। अगर ग्लास आता तो क्या तब भी 9 नहीं होती? आप बोलो फिर कुछ और होगी। तो दो मीडियम कॉम्बिनेशन जो है वो इस रेशियो को कुछ और देगा, 10/9 दिया। अगर मैं कह दूं एयर और ग्लास, वो 10 क्या पता 8 दे, 10/7 दे, अलग देगा ना। तो इसका मतलब C/V, म्यू बराबर होगा C/V, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इन द एयर टू द वेलोसिटी इन द वाटर। समझ में आई बात तुमको? तो इसी रेशियो को बोला मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका? दूसरे का, 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। समझ में आई बात तुमको? क्लियर है ना? चलो, अगर मैं यहां कर दूं ग्लास, आपने बोल दी 7 होगी ऐसे, अब वो तो 10 ही रहेगी, c तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन यहां वेलोसिटी चेंज, तो रेशियो चेंज ना हुआ, और रेशियो चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज होने से, और वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम। समझ में आ गया? C/V। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, ऊपर वाले मीडियम में अपॉन नीचे वाले मीडियम में। हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। चलो जी, एक बात और बताओ, आपने ये और कहा था वेवलेंथ भी चेंज होती है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो इन टर्म ऑफ वेवलेंथ और बताओ, इन टर्म ऑफ लैम्डा। बेटा देखिए, दिख रहा क्या? दिख रहा है क्या मैं तो? इन टर्म ऑफ लैम्डा कहाँ तक? बस ठीक है, इन टर्म ऑफ लैम्डा। जी लैम्डा की टर्म में बता दो। आप ये बताओ जरा मुझे, स्पीड ऑफ लाइट c होती है ना, आप जानते हो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत? स्पीड ऑफ लाइट होती है c, लाइट के लिए डिस्टेंस मतलब वेव के लिए डिस्टेंस, वेवलेंथ, तो आपने बोला लैम्डा, और अपॉन में क्या होगा? t। ठीक है ना? तो लैम्डा/t, और मैं इसे कह सकता हूं लैम्डा इंटू 1/t, और इसे कह सकता हूं 1/t इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो c बराबर हो गया लैम्डा इंटू न्यू। कोई दिक्कत वाली बात तो ना भाई? चलो जी ठीक है, ओके। ये बताओ ऊपर वाले मीडियम में इसकी वेवलेंथ कितनी होगी लाइट की? आपने बोला लैम्डा, और दूसरे मीडियम में होगी लैम्डा 2 कह दो, इसमें लैम्डा 1 कह दो। ठीक है? हाँ जी ठीक है। तो ये बताओ 1μ2 बराबर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होगा? दोनों का रेशो ना होगा? मानते नहीं मानते? दोनों का रेशो। मैं इससे करके दिखाना चाहता हूं। ये बताओ c बराबर क्या होता है? लैम्डा इंटू न्यू। मैंने कहा वेलोसिटी v1 बराबर क्या होगा? आपने बोला लैम्डा 1 इंटू न्यू।
तो V2 बराबर क्या होगा, आपने बोला लैम्डा 2 इंटू न्यू। आपने बोला न्यू चेंज क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ना कि मीडियम। ठीक है, तो इस वाले में जो वेलोसिटी है वो V2 है, वो होगी लैम्डा 2 न्यू, और इस वाले में जो वेलोसिटी है वो होगी V1, जो भी है C बराबर लैम्डा 1 इंटू न्यू। हाँ है ना। अब आप जानते हो V1 अपॉन क्या होता है, V2 क्या होता है, म्यू। तो आपने कहा जी इसका मतलब तो ये हो गया लैम्डा 1 न्यू अपॉन लैम्डा 2 न्यू, न्यू से गया न्यू, तो क्या आ गया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी, नहीं आई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे तुम्हारे लिए क्या क्या हो गया, आपने बोला हमारा सब कुछ हो गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर, हाँ है ना, C अपॉन V, या इसे हम कह सकते हैं V1 अपॉन V2, और ये हो गया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये सारे के सारे डेफिनेशन किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। समझ में आ गई बात तुमको, क्लियर है पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा आप अपने नोट्स में नोट देखो, नोट में मैंने सारी बात लिखी हुई होंगी, ये पेज नंबर 114, पेज नंबर 114, सबसे ऊपर लिखा है म्यू बराबर C बाई V, 114 दिख गया, म्यू बराबर है C बाई V दिख गया पहले में। उसके बाद मैंने लिखा 1 म्यू 2 बराबर V1 बाई V2 दिख गया ना। और उसके बाद मैंने तुम्हें आगे थोड़ा सा देखोगे तो 1 म्यू 2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, सब बॉक्स में 1 है। चलो जी, उसके बाद मैंने कुछ फैक्टर बता दिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बात पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे मीडियम की नेचर बदलेगी, मतलब मीडियम बदलेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलेगा। तो फैक्टर में सबसे पहला पॉइंट लिखा है, फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, नंबर 1 नेचर ऑफ मीडियम, नंबर 2 वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा नंबर 3 टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तो मीडियम हल्का भारी होता है, सीधी सी बात है। जो बहुत ठंडा सा है, टेम्परेचर बहुत कम है तो मॉलिक्यूल्स पास पास, ज्यादा डेंस हो गया। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर, थोड़ा कम डेंस हो गया, तो उस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो गया। ठीक है, चलो जी, उसके बाद इसने दूसरा पॉइंट और बोला। इसने पहला पॉइंट बोला मीडियम की नेचर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल अच्छी बात है, अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद बोला वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ये बात तुम्हें वेव में समझाई थी मैंने, प्रिज्म में डिस्पर्जन कोई टॉपिक आएगा, ठीक है ना, उसमें तुम्हें बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा इस बात को। और मैंने तुम्हें वेव में भी समझाई थी ये बात, डुअल नेचर में आएगी धीरे धीरे, मतलब ये तुम्हें सेकंड पॉइंट समझाऊंगा कि आखिर वेवलेंथ चेंज होने से मीडियम क्यों चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होने से मीडियम क्यों चेंज होता है, मीडियम अलग बिहेव करता है। जैसे अभी तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये बताओ अगर मैं रेड लाइट डालूं, यहां रेड गई, ब्लू डालूं, यहां ब्लू गई, क्या दोनों सेम अमाउंट में बेंड होगी? सेम अमाउंट में बेंड नहीं होगी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ अलग है और उसकी वेवलेंथ अलग है। समझ में आई? ये तुम्हें मैंने समझाई थी बात, ठीक है, आगे आएगी जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो मीडियम कब कब बदलता है, आप बोलो मीडियम की नेचर बदल जाए तब, लाइट की वेवलेंथ बदल जाए तब, और तीसरा टेम्परेचर, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है नोट में, उसके बाद नोट नंबर थर्ड देखो जरा, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ मैंने नोट नंबर 3 में, दिख गया, ये रहा पेज नंबर 115 पे, 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई, ठीक है ना, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ये बताओ तुम जरा मुझे, V2 अगर कम है V1 से, सोच के बताना, तो बताओ रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। V2 अगर कम है V1 से तो रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर। अरे V1 किसकी होती है? पहले वाले की, और ये हो गया दूसरे वाला, तो ये V1 है, ये V2 है। अगर ये वाली वेलोसिटी कम है तो भैया डेंसर ना है क्या ये, और वो क्या है? रेयर है, तो ये क्या हो गया? रेयर टू डेंसर, ठीक है ना। अगर V2 हो गई ज्यादा V1 से, डेंसर से रेयर में आया, सांस लिए खुल के उसने, अब अच्छा वक्त पाता है वो, ठीक है ना भाई। चलो जी, ये हो गए आपके सारे के सारे। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं अगर V1 बराबर V2 हो जाए तो आप बोलोगे अनडिफ्लेक्टेड पास हुई है, ऐसे पास हुई है, ठीक है ना। चलो जी, और क्या, एक और बात और बताओ तुम मुझे, इसमें लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है म्यू इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर। एक ने 5 डिग्री बेंड करा, एक ने 10 डिग्री, एक ने 15 डिग्री, एक ने 5 डिग्री, एक ने 10 डिग्री, एक ने 15 डिग्री, ये रे आ रही थी। पहले मीडियम में इतना थोड़ा सा बेंड किया ना, ये एक रे आ रही थी, इतना सा बेंड किया, दूसरे मीडियम ने इतना,
तीसरे मीडियम में था 1 2 3। बताना बेंडिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी? थर्ड की। थर्ड से ज्यादा बेंड हुआ ना भाई। देखो जाना चाहिए था ऐसे रे को, पहले वाले ने इतना बेंड, दूसरे वाले ने इतना, तीसरे वाले ने इतना, सबसे ज्यादा तीसरे वाले ने बेंड किया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस वाले मीडियम में ज्यादा होगा? थर्ड वाले का। तो कह दूं ये R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3, ये वाला R2 है, वो वाला R3, R1 है। हाँ है ना, पहले वाले के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, दूसरे वाले के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 भी नॉर्मल से मेजर होगा ना। ये बताओ R सबसे कम किसका है? 3 का। सबसे कम R3 है, तो इसका मतलब 3 वाले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद जो 2 वाली है, 2 वाली कम बैंड हुई है, तो इसका मतलब उससे तो कम है, तो R2 थोड़ी कम बैंड हुई है, तो उसके लिए म्यू थोड़ा ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे? और R1 तो सबसे कम बैंड हुई है, तो इसके लिए म्यू सबसे कम है। कम बैंड होने का मतलब है R का ज्यादा होना। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कह दो जितना ज्यादा R होगा, जितना ज्यादा R होगा, R देखो कितना ज्यादा, उसके लिए म्यू उतना कम होगा। ये कह दो कि म्यू जितना ज्यादा, रिफ्रैक्टिव एंगल उतना कम, ज्यादा बेंड कर देगा। क्लियर है बात? ये था आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई।